सो द न्यूमेरिकल ऑन मैग्नेटिक सर्किट, कुछ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ आपको सबसे पहले तो बेसिक्स में बता दूं कि इसको बनाना कैसे होता है। सो द न्यूमेरिकल ऑन द मैग्नेटिक सर्किट्स, मैग्नेटिक सर्किट पर अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं और फिलहाल हम लोग वो न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादा मार्क्स होल्ड करते हैं आपके एग्जामिनेशन में। यानी कि अभी हम उन क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं जिनका वेटेज जो होता है आपके पेपर में ऑलमोस्ट 7 मार्क्स से लेके 14 मार्क्स के बीच का होता है। 7 नंबर से 14 नंबर के बीच के क्वेश्चंस पेपर में आपके किस तरीके के दिखाई देते हैं, उनको समझने के लिए सबसे पहले तो देखिएगा वैरायटी क्या होती है। पहले टाइप्स देख लीजिए, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो उससे भी पहले आप थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए वो रिवाइज ज़रूर से कर लीजिएगा। तो बेसिक फॉर्मूले, कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए जिससे कि आपसे न्यूमेरिकल बनाते बन जाएगा। न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए आपको एटलीस्ट इतने फॉर्मूले पता होने चाहिए जो हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक के भीतर पढ़ा हुआ है पिछले कुछ दिनों के अंदर। जैसे कि हम लोग स्टार्ट किए थे अबाउट द बेसिक नेम्स कि भाई फ्लक्स जो होता है फाई, ये क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, फिर फ्लक्स डेंसिटी की बात करें थे हम लोग, बी इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किए थे, है ना। और इसकी यूनिट हम लोग किस में बताते हैं, टेस्ला में बताते हैं, या फिर इसको वेबर पर स्क्वायर मीटर के फॉर्म में भी बता सकते हैं। इसी से निकल के आता है कि एरिया कैसे निकालोगे। तो एरिया इज इक्वल्स टू, अगर कोई सर्कुलर पाथ हुआ तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे, पाई डी स्क्वायर बाई 4 फॉर अ सर्कुलर पाथ। आप इसी चीज को रेडियस के फॉर्म में भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 वाला जो फॉर्मेट है उसमें भी आप सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर आप डी स्क्वायर बाई 4 के फॉर्म में भी लिख सकते हो। फिर यहाँ से फंडामेंटल निकल के आता है कि h कैसे फाइंड करेंगे। फिर तो h इज इक्वल्स टू NI अपॉन L जो है, ये इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है जिसके बेसिस पे अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स दिया, करंट दिया, L लेंथ दिया हुआ है आपको कंडक्टर्स का, तो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट एम्पियर टर्न्स पर मीटर के फॉर्म में गिवन है या फिर एम्पियर पर मीटर के फॉर्म में गिवन रहती है आपको क्वेश्चन में। अब यहीं से सवाल उठता है कि अगर सर्कुलर पाथ है, पूरा दे दिया है कि कोई मटेरियल से सर्कुलर पाथ है क्रिएट किए हैं, तो बताइए उसका लेंथ कितना होगा। तो उसके लिए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पुट करना आना चाहिए, जिससे कि अगला फॉर्मूला बनता है L इज इक्वल्स टू पाई इंटू डी। अगेन डायामीटर के फॉर्म में ही मैं बता रहा हूँ आपको, रेडियस मतलब अगर रेडियस के फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन होगा तो फिर d/2 करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर रेडियस के फॉर्म में गिवन होगा तो टू टाइम्स ऑफ दैट रेडियस कर लीजिएगा, तो उससे आपका डायमीटर का आ जाएगा फॉर सर्कुलर पाथ, फॉर सर्कुलर पाथ। ठीक है, इस तरीके से लेंथ भी आपका किस में रहेगा, मीटर्स में रहेगा। ये ध्यान रखना है, यूनिट भूलना नहीं है हमको, एकदम अच्छे से यूनिट वाला पार्ट जो है वो क्लियर रखना है। ठीक, ई पॉइंट तक आ गए। एफ पॉइंट पर और कौन सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, देखिए L इज इक्वल्स टू पाई डी का फॉर्मूला आपको अगर नोन है, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको आने ही चाहिए एग्जामिनेशन में, तब आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बाद अगला जो पोर्शन था हमारा वो परमिएबिलिटी का था ना। तो परमिएबिलिटी का हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, हर न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी आपको, ऑलमोस्ट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। और म्यू आर की वैल्यू को आप लिख लीजिएगा कि म्यू आर तो 1 होता है, लेकिन एयर और वैक्यूम के लिए, एयर एंड वैक्यूम, बाकियों के लिए म्यू आर की वैल्यू अलग अलग होती है। वो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तब उस कंडीशन में आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि क्या उसके बिना सवाल बन सकता है या नहीं बन सकता। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, योर परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी के बाद अगले पॉइंट पर आते हैं जो कि है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस एस इज इक्वल टू एल अपॉन ए म्यू, या फिर S इज इक्वल टू एल अपॉन ए टाइम्स ऑफ म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये अगला फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है परमिएबिलिटी का। के बाद नेक्स्ट रिलक्टेंस का फॉर्मूला जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत कॉमन है इससे क्वेश्चन आना। एम्पियर टर्न्स पर वेबर की इसकी यूनिट होती है। एग्जाम में जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना, जब डेटा कैलकुलेट करते हैं किसी मैग्नेटिक पाथ की रिलक्टेंस निकालने के लिए, तो आपको ये रिलक्टेंस की वैल्यू 10,000 1 लाख के रेंज तक भी मिलती है। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छी खासी बड़ी बड़ी वैल्यूज इससे निकल के आती है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास बनता है B इज इक्वल टू म्यू एच और
B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर टाइम्स H। ठीक है, B का ही एक रिलेशन H के रिस्पेक्ट में। टेस्ला इसकी यूनिट दोबारा लिखने की इसमें खास जरूरत है नहीं। फिर अगले पॉइंट पर परमियंस की यूनिट आती है। परमियंस से बहुत कम क्वेश्चन आता है, बट स्टिल आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/s, या फिर परमियंस इज इक्वल्स टू A इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर डिवाइडेड बाई L। अगर कभी कभार सवाल पूछता है, तो अगर कभी पूछ लिया तो ये भी आप बता सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर टर्न। इस पूरे चैप्टर के दौरान ये सारा कुछ फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आई तक पहुंच गए। चलिए जे पर आते हैं। नेक्स्ट पर आप पढ़ते हैं फॉर्मूला किसका? मैग्नेटोमोटिव फोर्स का। एमएमएफ भी एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जिससे क्वेश्चन बनता है। एमएफ का फॉर्मूला फाई एस, एमएफ का फॉर्मूला एन आई, एमएफ का फॉर्मूला एच एल। ये इतने फॉर्मूले आपको इसके आने चाहिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स के लिए। इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न्स। इस फॉर्म में इसका एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, एम्पियर टर्न्स के फॉर्म में। बाकी सबकी यूनिट लिखे हुए हैं हम लोग, एम्पियर टर्न्स पर वेबर इधर भी लिखा हुआ है, इसका हेनरी पर मीटर। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो एमएफ की यूनिट जो है वो एमएफ का एक्सप्रेशन जो है वो फाई एस, एन आई या एच एल। क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट थिंग देखते हैं। यहां तक तो फॉर्मूले की बात हुई। इंपॉर्टेंट थिंग अगला ये रहेगा कि अगर आपको सवाल में एक से ज्यादा मैग्नेटिक पाथ दिया हुआ है फ्लक्स के ट्रांसफर होने का, तो उस कंडीशन पर कैसे डील करेंगे आप? उस कंडीशन पर कैसे डील करेंगे? फॉर मोर देन वन सीरीज मैग्नेटिक पाथ, फॉर मोर देन वन सीरीज मैग्नेटिक पाथ, आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा इस कंडीशन पे? तो सबसे पहला, इंडिविजुअल इसको ऐसा लिखेगा, समेशन ऑफ इंडिविजुअल रिलक्टेंस ऑफ ईच पाथ विल बी इक्वल टू द टोटल रिलक्टेंस ऑफ सर्किट। पूरी सर्किट का टोटल रिलक्टेंस निकालना है, तो ये मत कर दीजिएगा कि टोटल लेंथ टोटल एरिया का यूज कर लिए, म्यू आर टोटल बना दिए, सब कुछ मिला के। मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा तो और अच्छा लगेगा। तो अगर ऐसा आपको सपोज कर लीजिए कि आपकी सर्किट में एक से ज़्यादा मैग्नेटिक पाथ है जिसके थ्रू फ्लक्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये काम मत करिएगा कि पूरे पाथ का टोटल लेंथ ले लिए, पूरे पाथ का टोटल एरिया ले लिए, पूरे पाथ का टोटल म्यू आर ले लिए, म्यू नॉट को भी सम कर लिया और एक साथ आप फाइनली म्यू टोटल निकाल रहे हैं, मतलब एस टोटल निकाल रहे हैं। ये मत करिएगा। आपको हर पाथ का इंडिविजुअल रिलक्टेंस निकालना है और पूरे का जब अलजेब्रिक सम करेंगे उससे निकल के आएगा एक्चुअल नेट रिलक्टेंस। ठीक है, ये एक पहला पॉइंट अपने को जो ध्यान में रखना है। दूसरा एल पॉइंट ये है कि फ्लक्स जो होगी एंटायर पाथ में यूनिफॉर्म होगी, फ्लक्स चेंज नहीं होती है। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं कि फ्लक्स इज यूनिफॉर्म इन द एंटायर पाथ, इन द एंटायर मैग्नेटिक पाथ। पूरे मैग्नेटिक पाथ में फ्लक्स यूनिफॉर्म है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आधा रिंग जो है वो आयरन का बना हुआ है, बचा हुआ आधा रिंग जो है वो कॉपर का बना हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा कि आयरन में फ्लक्स की वैल्यू 3 मिली वेबर है तो कॉपर में 4 मिली वेबर हो जाएगी या 2 मिली वेबर हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। वो 3 मिली वेबर अगर आयरन में है तो कॉपर में भी 3 मिली वेबर ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। अनलेस एंड अनटिल आपको सवाल में जब तक क्या ना बता दे, जब तक फ्रिंजिंग का स्टेटस ना बता दे, और फ्रिंजिंग बताएगा तो डेटा भी बताएगा आपको सारी चीज़ों का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फ्लक्स यूनिफॉर्म रहेगा। एक डेटा आपने कैलकुलेट कर लिया फ्लक्स का तो वो पूरी सर्किट में सेम रहेगा। एक लास्ट पॉइंट और लिख लेते हैं कि द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लक्स transfer, the cross section area of flux transfer in series magnetic path
remains uniform unless specified otherwise। अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक सर्किट पर जो फ्लक्स का ट्रांसफर आपको दिख रहा है कि फ्लक्स जो है वो कितने एरिया से ट्रांसफर हो रही है एक कंडक्टर के भीतर से, और मान लीजिए ऐसे 3 कंडक्टर एक दूसरे के साथ सीरीज में लगे हुए हैं, तो तीनों ही कंडक्टर्स के अंदर आप ये अज्यूम करेंगे कि फ्लक्स तीनों के अंदर से उतना ही एरिया यूज कर रही है ट्रांसफर होने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक कंडक्टर से ज्यादा एरिया यूज कर रही है दूसरे से कम एरिया यूज कर रही है। लेकिन आगे चल के आपको मैं और वैरायटीज बताऊंगा जहां सवालों में दिया रहेगा कि एक कंडक्टर की थिकनेस कम है, दूसरे की कंडक्टर की थिकनेस ज़्यादा है, तीसरे की उससे भी ज़्यादा है, तो तीनों में फिर अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया दिया रहेगा क्वेश्चन में और आपको फिर सॉल्यूशन में अज्यूम करना है। लेकिन जब तक सवाल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, आप अपनी मर्जी से मत अज्यूम करिएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग एरिया यूज़ कर रहा है। ऐसा नहीं, आपको पूरे कंडक्टर्स में एक बराबर एरिया यूज़ करना है। अगर कुछ और होगा तो सवाल में दिया रहेगा, तब आपको कंडीशन बदलना है। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं आपके लिए। ये सभी पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, तब आप न्यूमेरिकल पार्ट शुरू करिएगा। इस सभी पॉइंट्स में से कहीं पर भी किसी को भी कोई पॉइंट पर अगर डाउट आता है तो पहले उस डाउट को क्लियर करिए, उस लेक्चर को देख लीजिए या मुझसे पूछ लीजिए। दोनों केसेस पर डाउट क्लियर करने के बाद ही न्यूमेरिकल पार्ट पे आइएगा। ठीक, अब आते हैं, अगर आपने ये पूरा पढ़ लिया और आपको ये डाउट्स का कोई फैक्टर नहीं है, क्लियर है आपको अच्छे से, तो आपको मैं क्वेश्चन वाले पार्ट पर लेकर के आता हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल बनाएंगे हम लोग ऑन सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। आज सीरीज मैग्नेटिक सर्किट्स के क्वेश्चंस बनाने वाले हम लोग। यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन उठाएंगे यहाँ से, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के, और कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जो आप सॉल्व करिएगा, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। सीरीज मैग्नेटिक सर्किट के क्वेश्चंस आप बनाए उससे पहले मैं आपको वैरायटी बता देता हूँ कि टाइप्स, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। टाइप 1, पहले प्रकार का सर्किट देखिए किस तरीके का सर्किट होता है। सर्किट ऑफ फर्स्ट वैरायटी। नॉर्मली क्वेश्चन जो होते हैं रिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मर टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, बट रिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बहुत कॉमन है। तो फर्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन जो है वो आप ऐसा सर्किट सॉल्व करेंगे जिसके अंदर की ऐसा कोई रिंग होगा, रिंग शेप्ड कोर होगा, इस कोर पर कुछ n नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स की वाइंडिंग की गई होगी जहां से कोई करंट वगैरह प्रोवाइडेड होगा। ये कोर जो है वो किसी एक ही मटेरियल का बना होगा, इसका मतलब कि रिलेटिव परमिबिलिटी जो है उस मटेरियल की वो बिल्कुल फिक्स है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द सेक्शन। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है और कंडक्टिंग पाथ भी एक ही है, एक ही कंडक्टिंग पाथ के लिए आपको सॉल्व करना है डेटा। ठीक है, सो दिस इज आवर टाइप 1 क्वेश्चन। नाउ टाइप 2 पर आते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन एयर गैप का यूज करेगा एज अ मीडियम। टाइप 2 क्वेश्चंस का जब क्वेश्चन आप बनाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि यहां पर आपके मीडियम पर एयर गैप जो है वो इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो कोर रहेगा हमारा, इसका सेक्शन कहीं ना कहीं से कटा हुआ रहेगा, ऑलमोस्ट कुछ ऐसा। तो सारी चीजें वैसी रहेंगी जैसी टाइप 1 पर है, बस एक चीज नया हो जाएगा कि अब कंडक्टिंग मीडियम आपके पास एक से बढ़ के 2 हो जाएगा। पाथ जो है अब 2 अलग अलग पाथ दिखेंगे आपको। एक पाथ जो इस मेटल का पाथ है, अब ये चाहे जो भी मेटल हो, या आयरन हो या अगर कोई भी पैरामैग्नेटिक मेटल है, फेरोमैग्नेटिक जो भी मेटल है, एक पाथ वो हो जाएगा। और दूसरा पाथ जो है वो एयर गैप का हो जाएगा। यहाँ पे एयर या वैक्यूम होगा, एयर या वैक्यूम का पाथ जो है वो अवेलेबल रहेगा। तो इसकी म्यू आर की वैल्यू 1 लेके आपको सेपरेटली एक नया रिलक्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड देन जब रिलक्टेंस निकालेंगे तो 2 पाथ का मिला करके टोटल रिलक्टेंस आप निकालिएगा। ठीक है, 2 पाथ का मिला करके आप टोटल रिलक्टेंस निकालेंगे। ठीक, तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं, टाइप 3। अच्छा, यही सारे वैरायटीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी रिंग के फॉर्म में बता रहा हूँ, इसी को फॉर्मर के फॉर्म में भी आप देखेंगे आगे चल के। तो थर्ड वैरायटी का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा और डिफरेंट रहेगा इन सबसे। देखते हैं ये कैसा रहेगा। वैरायटी नंबर 3, तीसरे वैरायटी का क्वेश्चन आप देखने जा रहे हैं। तीसरे वैरायटी के क्वेश्चन में खास बात क्या रहेगी भाई? तीसरे वैरायटी के क्वेश्चन में खास बात क्या रहेगी? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो थर्ड वैरायटी के क्वेश्चन में हो सकता है कि कुछ ऐसा गिवन रहे आपको।
ऐसा कोई सेक्शन यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन पूरा कट ऑफ रहेगा। तो फिर यहां से क्या रहेगा भाई, तो फिर यहां से आप देखेंगे कि ऐसा पाथ दिखाई देगा आपको, हो सकता है इस तरीके का पाथ। तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या, किस तरीके का, कैसी सर्किट ये बनी हुई है ना यहाँ पे। ये देखिए ऐसा दिखाई दे रहा है। इसमें नयापन क्या है, क्या डिफरेंट है इसमें टाइप 2 और 1 वाले से। इसमें यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ एक पाथ है, दिस इज पाथ नंबर 1, यहाँ पे दूसरा पाथ है, दिस इज पाथ नंबर 2, और यहाँ तीसरा पाथ है, मैग्नेटिक पाथ नंबर 3। और इसी के ऊपर क्या है, यहाँ पर वाइंडिंग कर रखा है। लेट अस सपोज कि यहाँ पर ऐसे कंडक्टर की वाइंडिंग्स हो रखी है। तो सर्किट में पैरामीटर्स वैसे ही, लेकिन अब पाथ तीनों अलग अलग पाथ का मतलब क्या हो गया, इसकी एरिया मान लो A1 है, इसकी एरिया A2 है, इसकी एरिया A3 है, इस पे लेंथ जो है वो L1 है, इसका लेंथ जो है L2 है, इसका लेंथ L3। और सिमिलरली हो सकता है कि मटेरियल भी अलग अलग होंगे, बोलेगा ये कॉपर का, ये आयरन का, ये एल्यूमिनियम का है। अब बताइए, तो अब अगर मटेरियल डिफरेंट है तो इसका मतलब म्यू आर भी अलग अलग होगा, म्यू आर 1 होगा, म्यू आर इसका 2 होगा, इसका म्यू आर 3 होगा। तो अब बताइए, जब आपको रिलक्टेंस निकालने बोलेगा तो आप कैसे निकालेंगे, रिलक्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट, तब जाके टोटल रिलक्टेंस निकल के आएगा ना। ऐसा मत करिएगा कि L1 प्लस L2 प्लस L3 कर दिया और S टोटल निकालने के लिए हम उस फॉर्मूले में उसको यूज़ कर लिए, वो गलत हो जाएगा वहाँ पर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यार। सर्कुलर पोर्शन में ऐसे 3 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, 3 से बाहर और कोई चौथा वैरायटी का रिंग शेप क्वेश्चन इसके अंदर नहीं आता है। वैसे ही फॉर्मर वाला क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको बता रहा था, तो आप चाहें तो उसको भी सेम फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि अगर फॉर्मर बेस्ड क्वेश्चन आएगा फर्स्ट वैरायटी में, देखिए ऐसा सवाल दिखेगा आपको। तरीका वही है, सर्किट का शेप फिर चाहे कुछ भी हो। ये फर्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन जिसके अंदर एक ही कंडक्टिंग मीडियम रहेगा, मतलब कोर जो है वो एक ही मटेरियल से बनी है, एक ही थिकनेस की रहेगी। दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका कोर जो है उसको कहीं ना कहीं पर ऐसे कट करके एयर या वैक्यूम जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया बीच में। ये देखिए, लेट अस सपोज कि ऐसे कोर है हमारे पास, ठीक। अब इस कोर को किसी जगह से कट कर दिया गया ऐसे, और यहाँ पे ले आया गया एयर या वैक्यूम, तो ये हमारा बन जाता है सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन इसी के जैसा, ठीक। और लास्ट वैरायटी के क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो ये कोर है इसको अलग अलग थिकनेस के मटेरियल का बना दिया जाए। ये जो कोर मटेरियल है हमारा, इसको डिफरेंट थिकनेस का बना दिया जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ये देखिए लाइक दिस। तो अब इसको क्या करेगा, हो सकता है कि यहाँ से इसको रिमूव कर दे इस पोर्शन को, और इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ा दे ऐसे। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ थिकनेस इंक्रीज कर दिया। अच्छा, दूसरी जगह हो सकता है कि इधर से फिर थिकनेस चेंज कर दे। ये देखो, थिकनेस मान लीजिए यहाँ ऐसा कर दिया, बाकी जगह ऐसा, तो 3 अलग अलग मटेरियल है ना। ये देखिए, अब इसके ऊपर जब ऐसे वाइंडिंग की गई रहेगी तो ये आपका थर्ड वैरायटी का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें ये मटेरियल 1, मटेरियल 2, मटेरियल 3, 3 अलग अलग मटेरियल्स लगे हुए हैं, तीनों की थिकनेस, तीनों की लेंथ, तीनों की एरिया सब अलग अलग है, सब डिफरेंट है। तो ऐसे करके हमारे पास सीरीज सर्किट्स 3 प्रकार की बनती है। सीरीज मैग्नेटिक पाथ जो है, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है, जिसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल बनाना है आपके पेपर में, वो ऐसे 3 वैरायटीज का आता है। अब इन 3 वैरायटीज को डील कैसे करना है, तरीका एक ही है, फॉर्मूले वही है जो आप पढ़े हुए हैं। बस यहाँ जो अंतर है वो इस चीज़ का है कि भाई लेंथ निकाल पा रहे हैं या नहीं, एरिया निकाल पा रहे हैं कि नहीं आप सही तरीके से, तीनों का इंडिविजुअल पैरामीटर आपसे कैलकुलेट हो रहा है या नहीं, बस इतना ही ध्यान देना है, ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए। जब एक आध एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। चलिए, लेट अस टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, सवाल लिखता हूं मैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ अ रिंग shaped core of diameter
इफ अ रिंग शेप्ड कोर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर हैज a cross section of 5 centimeter square, then for a relative permeability of 600, then for the relative permeability of 600, the current flowing through the coil causes a flux of 0.3 Weber. Then find the following. क्या क्या फाइंड करने बोला? मान लीजिए फाइंड करने में आपको सबसे पहला बोल दिया टोटल रिलक्टेंस। फिर दूसरे पॉइंट पे मान लीजिए आपको बोलता है टोटल रिलक्टेंस के बाद कि इसका मैग्नेटोमोटिव फोर्स भी बता दो कि कितना है ना, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोल दिया। फिर तीसरे में आपको बोल दिया कि सप्लाई करंट इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे दिया है क्या? सप्लाई करंट इन द कॉइल इफ इट हैज 300 टर्न्स ऑफ कंडक्टर वाइंडिंग। 300 टर्न्स का कंडक्टर वाइंडिंग किया हुआ है, इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है। ये 7 to 15 मार्क्स के बीच का ये सवाल है, आराम से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा इसका पैटर्न कि सॉल्व कैसे किया जाना है इसको। बोलता है रिंग शेप का कोर है जिसकी डायामीटर आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यूनिट कन्वर्जन में गलती कर देते हैं, यूनिट कन्वर्जन में फंसिएगा मत। डेटा पहचानना आपको आना चाहिए। अभी तक इतने दिन में जितना भी टर्म्स हम लोग पढ़े हुए हैं उस टर्म्स के बेसिस पे आप यहाँ से डेटा आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं, वही सबसे बड़ा खेल है और वही डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। बाकी तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है यार, मैग्नेटिक के क्वेश्चंस में कोई दम नहीं होता, बहुत सिंपल आसान से क्वेश्चंस होते हैं। अगर किसी को फॉर्मूले पे अच्छा कमांड है और दूसरा उसको डेटा आइडेंटिफाई करना आता है, उसको वर्ड्स का मीनिंग पता है कि अगर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बोल दिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का तो वो क्या चीज़ दिया हुआ है, अगर आपको बोल दिया डायामीटर है तो उसका डेटा का यूज़ कैसे करना है वो समझना है हमको। ठीक, चलिए सबसे पहले गिवन पर आते हैं। गिवन में आपको क्या दिया हुआ है? डायामीटर, डी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 20 × 10⁻⁻2 मीटर्स। मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। क्रॉस सेक्शन बोला 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का, क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया दिया हुआ है आपको कितने का? 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर दिया ना तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻4 हो जाएगा ये। चलिए और आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको? रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर। उस मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी है 600, उस मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी जो है दैट इज 600। ठीक, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल कॉजेज अ फ्लक्स ऑफ 0.3 वेबर। नाउ फाइंड फ्लक्स कितने का बन रहा है? 0.3 वेबर का, 0.3 वेबर्स का। इतना ही डेटा आपके पास है। अब क्या पूछता है उसमें से? फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं सॉल्व करना। फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट द रिलक्टेंस। पहला पॉइंट है रिलक्टेंस का। फॉर्मूला आप सब जानते हैं रिलक्टेंस का। क्या फॉर्मूला यूज करना है आपको? S = L/A × μ0 × μr। अब सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ पाथ कितने हैं, जितने पाथ होंगे उतना रिलक्टेंस निकालना पड़ेगा आपको। ठीक, तो फिलहाल अब इसका एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके मैं आपको दिखाता हूं। आपको क्वेश्चन में बोला कि रिंग शेप का कोर है, ऐसा कुछ, ये रिंग जैसा कोर जो है वो आपको क्वेश्चन में मिल गया। ठीक है, और इस पर आप ऐसे कंडक्टर वाइंडिंग्स जो है वो क्रिएट कर लीजिए पूरी। इस पर आप कंडक्टर वाइंडिंग ऐसे क्रिएट कर लीजिए विद द सप्लाई करंट I। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब इस सवाल के अंदर आपको डायामीटर दिया हुआ है, यहां से यहां तक इस कोर का टोटल डायामीटर दिया हुआ है कितना?
डी की वैल्यू जो है वो 20 सेंटीमीटर की। फिर आपको क्वेश्चन में और क्या दिया, इस सवाल के अंदर आपको एरिया भी दे दिया है, ये वाला एरिया, ठीक है। इसको आप लिखिए एरिया की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया सवाल का, ठीक है। और क्या दिया आपको, रिलेटिव परमेबिलिटी दिया है 600। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तो नंबर ऑफ मीडियम कितने हैं यहाँ पे, कोई एयर गैप नहीं है, कोई अदर मीडियम नहीं है, तो नंबर ऑफ मीडियम कितना हो गया, एक ही मीडियम है यहाँ पे जो आपका कोर है एक्चुअल का। तो अब आपको इसके लिए लेंथ चाहिए, लेंथ कैसे निकालेंगे सोचिए। फॉर्मूला हम लोगों के पास लिखा हुआ है, लेंथ इज इक्वल टू पाई इंटू डी, ये लिखना है क्या, चलिए ठीक है। तो ये सरकमफ्रेंस के फॉर्म में निकालना है, डी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, बना दीजिए इससे। पाई इंटू डी की वैल्यू कितनी, 20 इंटू 10⁻⁻²। ये किस में आएगा, ये मीटर्स में आएगा। तो लेंथ की वैल्यू इसमें आपको मीटर में मिल जाएगी, इसको कन्वर्ट करके यहीं कहीं सॉल्व कर लेते हैं। नाउ व्हाट अबाउट एरिया, एरिया गिवन है ऑलरेडी, तो एरिया की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। और म्यू आर की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो क्वेश्चन में 600 गिवन है। मैं भी कैलसी उठा लेता हूँ और फटाफट से सॉल्व कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। कैलसी उठा लिया मैंने और इसको कर देते हैं तुरंत के तुरंत सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। सो दिस इज पाई इंटू 20 इंटू 10⁻⁻²। ये डेटा मेरे पास देखिए आ गया 0.628 मीटर्स। 3 डेसिमल प्लेस जरूर से यूज करिएगा, नहीं तो डेटा में बड़ा चेंज आएगा जब रिलक्टेंस निकालेंगे। तो एरिया है अपने पास, चलो एरिया भी है, म्यू नॉट म्यू आर सब चीज़ है। तो रिलक्टेंस के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, तो ऐसे लिखते हैं इसको कि S इज इक्वल टू L, मतलब 0.628 अपॉन ए म्यू, L डिवाइडेड बाई ए म्यू। ए कितना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, 5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, इंटू 600 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। एक साथ पूरे को डेटा को पुट करिएगा क्वेश्चन में, फ्रैक्शन के फॉर्म में कैलसी को रखिएगा 0.628 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 5 इंटू 10⁻, जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे ऐसे ही पुट कर दीजिए आप, -4 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 600। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एस टोटल की वैल्यू आएगी, मतलब सर्किट का टोटल रिलक्टेंस जो है वो आ रहा है इससे 1665821.737 एम्पियर टर्न्स पर वेबर। अपने कैलसी में खुद से कैलकुलेट करिए और देखिए कि आपका ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब आपको जैसे जिस पॉइंट पे फॉर्मूला और ये जो टेक्निक है ये समझ में आ जाता है ना, उस पॉइंट पर वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से बनाइएगा। जब तक खुद से नहीं बनाएंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं यहाँ पे बोर्ड में कितना भी बना दूं, आपकी कॉपी में वीडियो को रोक के खुद से बनाना ही फाइनल सोल्यूशन है जिससे कि बनेगा आपसे, जिससे कॉन्फिडेंस आएगा आपको पेपर में बनाने का। नहीं तो अगर आप सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं और अभी आपके हाथ में कॉपी पेन कैलकुलेटर नहीं है और आप अभी नहीं बना रहे हैं, तो ये यकीन मानिएगा देखने में तो बहुत आसान लगेगा, ये सब आपको लगेगा कि ये सब तुरंत बन जाएगा। जब बनाने बैठेंगे तो एक एक छोटे छोटे पॉइंट पर डाउट आने लग जाएगा। तो ये ना हो, तो कोशिश करिए कि आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो जरूर से इसको सॉल्व करिएगा, उसी मोमेंट पे सॉल्व करना जरूरी है। ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन बना लीजिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, बनने लग जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट डेटा कंप्लीटेड, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पे पूछता है आपको टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 3 फॉर्मूला है, φs Ni HL। कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तीनों का तीनों फॉर्मूला अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन क्वेश्चन में दिए हुए डेटा के हिसाब से ही आपको फॉर्मूला चूज करना है कि किस फॉर्मूले से बेस्ट सूटेबल तरीके से आसानी से आंसर आएगा। तो भाई गिवन क्वेश्चन में एस टोटल निकाल चुके हैं हम लोग और फाई सवाल के अंदर दिया है। अगर मैं एन आई निकालने जाऊं तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है क्वेश्चन में दिया है लेकिन आई नहीं दिया हुआ, आई अननोन है। एच एल से निकालने जाऊं तो अगेन एन आई अपॉन एल आ जाएगा बीच में। तो इसलिए सबसे बेस्ट थिंग है कि हम फाई एस से सॉल्व करें इसको। ठीक, सो वी कैन से कि देयरफॉर एम एम एफ
इज इक्वल टू, फाई कितना है 0.3 वेबर है क्या, फाई 0.3 वेबर है, ओके 0.3 मल्टीप्लाइड विथ 1665821.737 मल्टीप्लाइड विथ दिस वैल्यू, ठीक है 1665821.737 इंटू 0.3। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वैल्यू जो है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स की जो वैल्यू आई मेरे पास वो आई है 499,746.521 एम्पियर टन्स। अब आप देखेंगे कि सारी चीज़ें एकदम फॉर्मूला बेस्ड ही हैं, ये सब चीज़ें एकदम डायरेक्ट कैलकुलेट होकर के आ रही है, बस आपको फॉर्मूला सही तरीके से पता होना चाहिए और कब क्या अप्लाई करना है वो रेडी होना चाहिए आपके माइंड में, बस इतना ही आपको पता है। चलिए थर्ड पॉइंट पर आते हैं, जल्दी से देखें तो तीसरे पॉइंट पर क्या पूछता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट बोलता है कि आप फाइंड करिए द सप्लाई करंट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट इन कॉइल इफ इट हैज़ 300 टर्न्स। अगर 300 टर्न्स है कॉइल में तो बताइए सप्लाई करंट कितना होगा। लिख लेते हैं, यहाँ पर पूछा हुआ है सप्लाई करंट। आसान है, कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखा है ना, 300 टर्न्स है, तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स के फॉर्मूले से आप इक्वेट कर दो इसको। आपको पता है कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है एन आई के बराबर। एन कितना दिया, 300 दिया, सो देयरफॉर आप लिखेंगे करंट आई इज इक्वल्स टू मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय 300। चलिए देखते हैं कितना आंसर आता है। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वैल्यू है 499,746.521 डिवाइडेड बाई 300। आपका आंसर आ गया 1665 एम्पियर। ऑब्वियसली अगर मैग्नेटोमोटिव फोर्स एम्पियर टर्न्स में उतना आ रहा है तो एम्पियर तो इतनी आएगी। ये आ गया आपका लास्ट आंसर और इसी के साथ आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसी के साथ आपका सवाल जो है वो एकदम मस्त तरीके से आराम से कंप्लीट होता है। पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन आपके सामने, ये पूरा सवाल और पूरा सोल्यूशन आप देख सकते हैं। आपको किसी भी मोमेंट पर, किसी भी पॉइंट पर आपको कहीं डिफिकल्ट नहीं दिखेगा ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सॉल्व किया ना, पूरा सीक्वेंस बना है, एकदम फिक्स है सीक्वेंस, उसमें कहीं पे कोई गलती कर ही नहीं सकते आप। तो आपको अगर फॉर्मूले का अच्छा कमांड है, फॉर्मूले के ऊपर आपको पता है। दूसरा, अगर आप डेटा आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या था, जैसे ये सब डेटा मैंने आइडेंटिफाई किया कि भाई सवाल में क्या क्या दिया हुआ था हमको, कि जो डायामीटर दिया हुआ है, एरिया दिया है क्रॉस सेक्शन का, म्यू आर दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, ये अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो फिर फॉर्मूले में पुट करना बड़ी बात नहीं है, इसको तो तुरंत के तुरंत आप पुट कर लोगे। ये सब फॉर्मूला बना के आप सीधे इसका आंसर लिख सकते हैं, बन जाएगा आप सभी से इस टाइप का क्वेश्चन। टाइप 1 का फर्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन था ये एक, ठीक। और वैरायटी का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए और एक वैरायटी का क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और एक वैरायटी का क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। लेट अस टेक द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोलता है कि if a ring shaped core of diameter 25 centimeter having thickness of 3 centimeter has a flux of 0.25 milliweber, when the current of 4 ampere is provided. Now assuming a saw cut
of 0.4 mm in the core and considering mu r of core as 500, find the following। क्या क्या फाइंड करने बोल रहा है? तो फर्स्ट पॉइंट पे आपको बोलता है रिलक्टेंस, पूरी सर्किट का टोटल रिलक्टेंस बोलता है। सेकंड पॉइंट पे आपको बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एयर, एयर का फ्लक्स डेंसिटी आपको पूछा। फिर आपको सी पॉइंट पर पूछता है कि नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स, नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स, कि कितने कंडक्टर का टर्न जो है वो लगा हुआ है। इस बार अलग अलग चीजें आपको पूछा है, पिछले बार से डिफरेंट चीजें पूछने की कोशिश किया हुआ है। क्वेश्चन का वैरायटी भी अलग है। तो दिस इज अ टाइप 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दूसरे वैरायटी का सवाल है। दिस इज अ टाइप 2 क्वेश्चन, सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन, जहां पे मैंने आपको बोला था कि एयर या वैक्यूम जो है एज अ मीडियम आ जाएगा, यानी कि आपकी पाथ जो है उसको बीच से ब्रेक कर दिया जाएगा, तब बताएगा कि क्वेश्चन को कैसे बना पाएंगे आप। चलिए उस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल का, इसको 2 पार्ट पर लेकर के आऊंगा आपके लिए, सो दैट कि आराम से हर वैरायटी को आप अच्छे से टाइम देकर के बना सकें। न्यूमेरिकल पार्ट में हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आता है। चलिए ठीक है, सोल्यूशन जो है इसका समझते हैं। सोल्यूशन पर गिवन डेटा और सर्किट डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले गिवन डेटा में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, अभी हो सके तो कॉपी पेन छोड़ दीजिए, सिर्फ देखिए कि मैं क्या बता रहा हूं और किस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो डेटा गिवन है वो है 25 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है, पूरे कोर का डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द डायमीटर ऑफ द कोर, डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। फिर क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, हैविंग द थिकनेस ऑफ 3 सेंटीमीटर। ये थिकनेस क्या है? थिकनेस मतलब उसकी जो चौड़ाई है, जो क्रॉस सेक्शन है, उसकी बात किया हुआ है, लेकिन वो एरिया के फॉर्म में नहीं दिया, वो भी डायमीटर के फॉर्म में दिया हुआ है। वो जो थिकनेस है वो भी डाया के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो एक और डायमीटर है हमारे पास, डायमीटर D2, जिसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। इसी के हेल्प से आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालोगे। चलिए, हैज अ फ्लक्स ऑफ 0.25 मिली वेबर, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी, फाई इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10⁻³ वेबर्स। ये आ गई फ्लक्स की वैल्यू आपके पास। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये 0.25 मिली वेबर हो गया। व्हेन द करंट ऑफ 4 एम्पियर इज प्रोवाइडेड, तो करंट आई की वैल्यू कितनी, 4 एम्पियर। ठीक, आगे बोलता है क्वेश्चन में कि अज्यूमिंग अ सॉ कट ऑफ 0.4 mm, सॉ कट यानी कि आरी से काट दिया गया उस कोर को बीच से। जैसे अगर सपोज कर लीजिए ये कोर होगा, तो इसको बीच से कट कर दिया गया, कितने का, 0.4 mm का कट जो है इसमें से अलग कर दो, अब बचा हुआ कोर हिस्सा है। तो आपको सॉ कट यानी लेंथ ऑफ गैप दिया हुआ है, ये गैप कितनी लंबाई का है वो बता दिया क्वेश्चन में। लेंथ ऑफ गैप 0.4 इंटू 10⁻³ मीटर्स, mm में दिया, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। चलिए ठीक है, इन द कोर एंड कंसिडरिंग द म्यू आर ऑफ द कोर एज 500, मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी जो है कोर का, उसको 500 मानते हुए आपको सिंप्लीफाई करना है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद जो फाइंड करने बोला वो सारी चीजें। तो चलिए फर्स्ट थिंग से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम रिलक्टेंस। लेकिन रिलक्टेंस भी मैं निकालूं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सर्किट एक बार दिखा देता हूं कि कैसी बन रही होगी, ताकि आपका इमेजिनेशन जो है सर्किट के लिए वो बनना शुरू हो जाए, वो बिल्डअप हो जाए प्रॉपर। चलिए देखते हैं, ये जो सर्किट है ये ऐसी दिखनी चाहिए। तो आपको सवाल में जो सर्किट के बारे में बोला हुआ है ना, वो सर्किट ऐसी दिख रही होगी अभी। ठीक, देखिए इस सर्किट में भी क्या क्या डेटा गिवन है वो देख लेते हैं। इस सर्किट में आपको सबसे पहले ये टोटल डायमीटर गिवन है, यही है वो 25 सेंटीमीटर का डायमीटर D1। फिर उसके बाद एक 100 कट का एरिया है, ये 100 कट जो है ये 0.4 mm का है, यहां से यहां तक का एरिया, लेंथ है, मतलब एरिया नहीं है, लेंथ है। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ गैप बोल रहे हैं, LG, एयर गैप का लेंथ, लंबाई।
और यहाँ से लेंथ ऑफ कोर है हमारे पास, जिसको कैलकुलेट करेंगे अभी आगे। फिर आपको क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको यहाँ का थिकनेस दिया हुआ है। बोलता है कि इसकी क्रॉस सेक्शन का जो थिकनेस है वो कितना है, इसकी क्रॉस सेक्शन का थिकनेस है 3 सेंटीमीटर। तो ये भी एक और डायमीटर है D2, मतलब इसकी चौड़ाई का डायमीटर। जैसे ये पेन है, इसको अगर यहाँ से ब्रेक कर दिया जाए तो इस तरफ से आपको सर्कल ही तो दिखाई देगा ना, तो वैसे ही वो सर्कुलर पोर्शन है, तो जिसकी डायमीटर आपको एक और गिवन है। फिर यहाँ पे सप्लाई करंट कितने का दिया हुआ है, आई की वैल्यू 4 एम्पियर्स की गिवन है आपको, ठीक है। फ्लक्स जो बन रहा है वो 0.25 मिली वेबर का बन रहा है, बस ठीक है, इतना डेटा काफ़ी है। म्यू आर दिया हुआ है इसके साथ, है ना। तो ये आपकी टोटल पूरी की पूरी सर्किट है। इससे रिलक्टेंस अगर निकालना है तो बोलिए नंबर ऑफ पाथ कितना है, इस बार 2 पाथ है। अब इस बार जब आप फ्लक्स का ट्रांसफर करेंगे तो ये फ्लक्स खाली कोर से नहीं जाएगी, ये फ्लक्स यहाँ कोर से होते हुए एयर से होते हुए अपना पाथ पूरा करेगी। अब आप बोलेंगे कि सर एयर में तो फ्रिंजिंग हो जाएगा। क्वेश्चन में जब तक फ्रिंजिंग ना दे नहीं अज्यूम करना है आपको, आइडियल केस लेकर के चलना है। हम लोग एकदम आइडियल केस पर बात कर रहे हैं इस सवाल के अंदर। ये बोल रहा है कि एयर से भी होते हुए अगर ये फ्लक्स जा रही है तो फ्रिंजिंग तो दिया नहीं है कहीं सवाल में, मतलब कोई फ्रिंजिंग नहीं हो रही है। अगर फ्रिंजिंग नहीं हो रही है तो एरिया बढ़ेगा नहीं। फ्रिंजिंग का चैप्टर आई होप, मतलब फ्रिंजिंग का टॉपिक आई होप आप लोग देख चुके होंगे, तब ये बात समझ आएगी आपको। तो भाई फ्रिंजिंग में क्या, इसमें होता क्या है कि अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फ्रिंजिंग होती है तो बल्जिंग इफेक्ट होने लग जाता है, मतलब फ्लक्स बड़ा एरिया इस्तेमाल करने लग जाता है। बट यहाँ पे तो फ्रिंजिंग बोला नहीं सवाल में, तो मतलब बाय डिफॉल्ट हम ये मानेंगे कि जितना एरिया से ये फ्लक्स पहले ट्रैवल कर रहा था अभी भी उतना ही एरिया से ट्रैवल कर रहा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों जगह सेम लोगे आप। अच्छा, रिलक्टेंस कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। रिलक्टेंस का फॉर्मूला इस बार हो जाएगा एस टोटल इज इक्वल टू रिलक्टेंस ऑफ कोर प्लस रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप। रिलक्टेंस ऑफ कोर प्लस रिलक्टेंस ऑफ गैप लिखेंगे ऐसा। इसका मतलब फॉर्मूले को और इलेबोरेट अगर किया जाए तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ कोर अपॉन एरिया ऑफ कोर इंटू म्यू नॉट म्यू आर ऑफ कोर प्लस लेंथ ऑफ एयर गैप डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ एयर गैप इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर ऑफ एयर गैप। इस बार ये बनेगा टोटल फॉर्मूला। तो मैंने आपको पहले इसीलिए लिखवाया था कि जितने नंबर ऑफ मीडियम्स होंगे उतने के लिए सेपरेट रिलक्टेंस फाइंड करोगे आप, और फिर सभी रिलक्टेंस का आप सम करेंगे तब टोटल रिलक्टेंस निकलेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक बार में टोटल लेंथ लिख दिए, एरिया का टोटल कर दिए, म्यू आर का टोटल कर दिया और उससे आ गया, वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, वो एक्सप्रेशन ही रॉन्ग हो जाएगा पूरा। तो देखिए आपको क्या क्या चाहिए, लेंथ ऑफ जो कोर है वो अलग से चाहिए, लेंथ ऑफ गैप सवाल में दिया हुआ है। अच्छा, एरिया ऑफ कोर और एरिया ऑफ गैप सेम रहेगा तो कितना रहेगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। म्यू नॉट दोनों जगह सेम रहेगा, म्यू आर दिया हुआ है, म्यू आर ऑफ गैप जो है वो एयर होने की वजह से 1 हो जाएगा। तो नीचे के डेटा में तो ज़्यादा क्लियर नहीं हो, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बन जाएगा। लेंथ में ही प्रॉब्लम है। चलो लेंथ और एरिया दोनों फाइंड करते हैं। लेंथ निकालने के लिए पाई डी करना है। कौन सा वाला डी पुट करेंगे, 25 सेंटीमीटर वाला डी पुट करेंगे कि 3 सेंटीमीटर वाला। भाई देखिए 3 सेंटीमीटर वाला जो है वो उसकी थिकनेस है, उससे क्रॉस सेक्शन एरिया जरूर निकल सकता है लेकिन इसका लेंथ नहीं निकल सकता। ये पूरा जो रिंग है इसका लेंथ निकालने के लिए आपको टोटल डायमीटर चाहिए, ठीक। तो आप लिखेंगे यहां से कि टोटल लेंथ एल टोटल इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर बाई 4। पाई डी स्क्वायर बाई 4, टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू पाई इंटू डी कितना है 25 है, 25 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। चलो कैलकुलेट कर लूँ क्या मैं भी। तो इससे टोटल लेंथ आएगा, मुझे लेंथ ऑफ कोर जो है वो अलग से चाहिए, तो टोटल लेंथ में से एयर गैप की लेंथ माइनस कर दो तो अपने आप लेंथ ऑफ कोर निकल के आ जाएगा। पाई इंटू 25 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी टोटल लेंथ की 0.049 मीटर्स, ठीक है, 0.049 मीटर। क्या ये फॉर्मूला सही है, सोच के बताइएगा, क्या ये फॉर्मूला सही है क्या कि ये फॉर्मूला गलत है। देखिए आपको लेंथ निकालने बोला है ना, तो आप सरकमफरेंस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। ये फॉर्मूला तो आपका तब काम आता जब आपको एरिया निकालने को बोला होता, नहीं याद है। चलिए एक बार फिर से देख करके चलता हूँ आपको, इसीलिए मैंने ये पहला पॉइंट आपको शुरुआत में लिखवा दिया था। ये पहला पेज जो है इसीलिए मैंने आपको लिखवा दिया था ताकि आपको इस पॉइंट में जरूरत दिक्कत ना पड़े। ये देखिए फॉर्मूला जो लिखे हैं किसका है, एरिया का फॉर्मूला है ना, पाई डी स्क्वायर बाई 4। हमको लेंथ निकालना है सरकमफरेंस के फॉर्म में, तो पाई इंटू डी यूज करना चाहिए। चलिए तो मतलब सुधारना पड़ेगा डेटा को।
इस डेटा को करेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये लेंथ में गलती हो रही है। ठीक है, तो आप लेंथ लिखेंगे L इज इक्वल टू सर्कमफरेंस के फॉर्मूले से निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक, पाई इंटू डी, दिस इज पाई इंटू 25 इंटू 10⁻⁻2 बन जाएगा अभी आपसे। अब आएगा एकदम सही डेटा आपका, पाई इंटू 25 इंटू 10⁻⁻2, 0.785 लेंथ की वैल्यू 0.785 मीटर्स, लेकिन ध्यान रखिएगा ये टोटल लेंथ है। दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द सर्किट, हमको अलग अलग लेंथ चाहिए। तो अब लेंथ ऑफ कोर कैसे निकलेगा? लेंथ ऑफ कोर इज इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस लेंथ ऑफ गैप इज इक्वल टू 0.785 माइनस जो लेंथ ऑफ गैप है यानी कि 0.4 mm, 0.4 इंटू 10⁻⁻3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 0.785 माइनस 0.4 इंटू 10⁻⁻3, ये कर दिया। लेंथ ऑफ कोर मेरे पास आ गया कितना? 0.784 मीटर। 85 था, अब 84 हो गया। ये मेरे पास एक्चुअली कोर का लेंथ आया, बाकी तो एयर गैप को माइनस कर दिया हम लोग इसमें से। ठीक है, तो एयर गैप की भी लेंथ लिख देता हूं मैं यहाँ पे 0.4 10⁻³ मीटर, दोनों का लेंथ आ गया। और देखिए क्या डेटा मिसिंग है पुट करने के लिए इस फॉर्मूले में। फॉर्मूले के हिसाब से हमको एरिया भी चाहिए, तो चलिए एरिया निकाल लेते हैं। एरिया के लिए आप लिखेंगे जो फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने लिखा था, पाई डी स्क्वायर बाई 4, लेकिन डी में क्या पुट करना है? 3 सेंटीमीटर इस बार। ठीक है, एरिया मतलब आपको जो डायामीटर चाहिए वो थिकनेस का डायामीटर चाहिए, पूरी सर्कल का डायामीटर नहीं चाहिए। तो थिकनेस का डायामीटर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे पाई इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। चलिए लिखते हैं, दिस इज पाई इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर अपॉन 4। एरिया की वैल्यू कितनी आ गई? आपके कैलसी में 10 के पावर में दिखा रहा होगा, मेरे पास यहाँ पर 0.0000706 मीटर स्क्वायर में दिखा रहा है। तो मैं ऐसे ही पुट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये डेटा मेरे पास एरिया का आ गया, और एरिया दोनों ही केसेस में बिल्कुल सेम है। एरिया ऑफ कोर बोल दो या एरिया ऑफ आप एयर गैप बोलिए, बोथ आर सेम। चलिए पुट करते हैं। अब पूरा फॉर्मूला है अपने पास, अब जरा डेटा पुट करते हैं और कैलसी में एक साथ सॉल्व करिएगा पूरे को, ठीक। सो देयरफॉर एस टोटल इज नाउ इक्वल टू लेंथ ऑफ कोर 0.784 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कोर डिवाइडेड बाय, सबसे पहले तो एरिया कितना है? 0.00706 इंटू एरिया हो गया। म्यू नॉट कितना पुट करेंगे आप? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अगेन मल्टीप्लाइड विथ, आप इसमें क्या पुट करेंगे तीसरे पॉइंट पर? म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी ना। रिलेटिव परमेबिलिटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन का? क्वेश्चन में देखिए रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ कोर जो है वो 500 दिया हुआ है, तो इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पर इंटू 500। अगेन प्लस एयर गैप जो है उसका लेंथ कितना है? 0.4 mm 10⁻⁻3। दिस वैल्यू, दिस होल वैल्यू डिवाइडेड बाय एरिया तो अभी भी सेम है 0.00706। म्यू नॉट यहाँ पे भी उतना ही होगा, म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स है, आप चाहें तो इसको कॉमन ले सकते हैं 4 पाई 10⁻⁻7। और रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ एयर गैप जो होती है ये तो 1 होती है ना। एयर या वैक्यूम के केस में म्यू आर की वैल्यू इज इक्वल टू 1। इतना डेटा जो है इसको कैल्सी में एक बार में पुट करिएगा। चलिए, तो कैल्सी में सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, कॉमन में एरिया भी कॉमन है, म्यू नॉट भी कॉमन है, बाहर निकाल लो दोनों को। तो आप इसको लिखिएगा 0.00706 मल्टीप्लाइड विथ 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बाहर निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.784 अपॉन 500 अंदर लिखूंगा, उसके बाद प्लस 0.4, एक सेकेंड, प्लस फ्रैक्शन में 0.4 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 1, ठीक, और ब्रैकेट क्लोज। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में लगा करके आप सॉल्व करिएगा, जैसा मैंने लिखा है वैसा लिख सकते हैं, या फिर
आपको जो जो चीज़ें कॉमन दिख रही है उसको 1 के फॉर्म में कॉमन निकाल लीजिए, अलग लिखिए और फिर डिवाइड उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बचे हुए इक्वेशन से। तो आपके पास एस टोटल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? आप सबका आंसर आई होप अभी तक आ गया होगा, मैं भी लिख देता हूँ। सो आवर एस टोटल शुड बी 2218,250 2218,250.198 एम्पियर टर्न्स पर वेबर। रिलक्टेंस निकालना आपको आना ही चाहिए क्योंकि वो हर क्वेश्चन में पूछेगा आपको। आप अपने बुक्स से कोई भी क्वेश्चन आप बनाइए, किताबें जो भी आपके टीचर्स रिकमेंड किए होंगे उनके बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन, आप सहदेव चतुर्वेदी से बनाइए, आप जैन एंड जैन की किताब से बनाइए, BL थरेजा की किताब से बनाइए, आपको बहुत वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तरीका एक ही है सॉल्व करने का, यही बेसिक्स वाले मेथड जो हैं ये हर सवाल के ऊपर लागू होंगे। बस किसी में, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने नंबर ऑफ टर्न्स दिया था, इस सवाल में मैंने आपको आई देके नंबर ऑफ टर्न पूछ लिया, बस इतना ही चेंजेस करता रहता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक, तो आप बना करके देखिए, आपको रिलक्टेंस ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। तो ये रिलक्टेंस का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट अगले पार्ट पर चलते हैं। इसके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोलता है कि फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एयर फाइंड करना है। फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एयर, सो फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी ऑफ एयर, दैट इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया। एरिया किसका यूज करोगे? एयर का यूज करोगे। फ्लक्स पूरे क्वेश्चन में सेम रहता है। फ्लक्स की वैल्यू पूरे सर्किट में कितनी दी हुई है? 0.25 इंटू 10⁻³ सो दिस इज 0.25 10⁻³ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ एयर गैप। एरिया कितना है? 0.000706 मीटर स्क्वायर। अगर सपोज कर लीजिए आप थर्ड टाइप का क्वेश्चन बना रहे होते जहां पे लेंथ और एरिया सब सेक्शंस की अलग अलग होती, तब एरिया के लिए स्पेसिफिकली आप उसी जगह का लेते जहां का पूछा है क्वेश्चन में। बट यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है, एरिया दोनों जगह सेम है, तो आप सीधे पुट करेंगे 0.25 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.000706। ये आंसर आ गया फ्लक्स डेंसिटी का 0.354 टेस्ला। सो द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी इज 0.354 है टेस्ला। तो एक और क्वेश्चन बन गया आपका, एक और क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट इसी के साथ। और लास्ट में क्या पूछता है, आखिरी में देखें क्या पूछा है, नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स के फॉर्मूले से बना सकते हैं क्या इसको? चलिए इसको भी बना देते हैं। क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट बोलता है कि नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स n, तो हमको पता है कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF इज इक्वल्स टू NI होता है। सो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय सप्लाई करंट। तो उसके लिए पहले मैग्नेटोमोटिव फोर्स तो चाहिए ना, तो MF के लिए क्या लिखोगे आप? φs लिख लो, डिवाइडेड बाई I कर लो। अब तो निकल आएगा। S की वैल्यू है हमारे पास, फाई की वैल्यू भी है क्वेश्चन में, चलिए पुट करते हैं। फाई की वैल्यू है 0.25 इंटू 10⁻³ दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ, एक मिनट, हाँ, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस कितना है देखिए, यहाँ पे रिलक्टेंस निकाले हम लोग, इसी को पुट कर दें 2218,250.198 डिवाइडेड बाई करंट। करंट कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर? देखिए क्वेश्चन में करंट आपको दिया है 4 एम्पियर का, डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स था हमारे पास, मैग्नेटोमोटिव फोर्स इन दोनों की हेल्प से निकाल लिए, आई था हमारे पास पहले से। तो हमारा फाइनल आंसर जो नंबर ऑफ टर्न्स का आया है वो आ गया 138.64 टर्न्स। अब बताइए कोई टर्न को 0.64 कैसे लिया जा सकता है? अगर आप लपेटेंगे तार तो या तो एक पूरा फुल टर्न लपेटेंगे या उसको 0 कर देंगे सीधे। आधा टर्न या 0.64 का टर्न थोड़ी ना होता है। तो मतलब आंसर को ऐसे नहीं छोड़ सकते हो आप। 138 टर्न तो कर ही दिए और अगला वाला जो है शुरू कर दिए। 139th टर्न जो है वायर लेके निकल गए घर से, लेकिन पूरा नहीं कर पाए उसको, तो उसको आप वैसे कंप्लीट कर दीजिएगा, उसको घुमा ही दीजिएगा फाइनली, रोकिएगा मत रास्ते में, कोई उसमें टकरा के गिर जाएगा उस वायर में। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 139 टर्न्स बोलिएगा, इसको 138.64 मत बोलिएगा। एग्जाम में जब लिखेंगे तो आंसर में ये लिख दीजिएगा, ऊपर इसको शो करिएगा कि आंसर इतना आ रहा है,
इसको अप्रॉक्सीमेट करके इतना लिख दीजिएगा कि 139 नंबर ऑफ टन। फुल टन, कंप्लीट टन लिखना जरूरी है, ऐसे तार को रास्ते में खुला नहीं छोड़ते हैं। चलिए ठीक है, डन, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसी के साथ। तो आई होप कि ये सब मेथड जो हैं आपको प्रॉपर अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आपको एक आध यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूं जल्दी से। चलिए यहाँ पे AQU पटना का 2021 का एक पेपर है मेरे पास, वहीं से एक आध क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कितने नंबर का, यहाँ पर एक सवाल जो है A पॉइंट का क्वेश्चन जो है छोटा सा दिया हुआ है। चलिए इसी को बनाते हैं। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिखता है आयरन रिंग 8 सेंटीमीटर का मीन डायमीटर इज मेड अप ऑफ राउंड आयरन डायमीटर 1 centimeter and permeability of 900 has an air gap of 2 mm wide. It consists of a winding with इतना number of turns carrying a current of इतना. Determine the mm. चलिए इसको क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं सीधे। इसको पढ़ने का काम बोर्ड पर ही करते हैं, सीधे इसको फिर सॉल्व करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से बनाएंगे इसको। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को लेकर के आ गए हम लोग बोर्ड पर। एक सेकेंड, इसको हटाते हैं यहाँ से, इधर कॉपी करते हैं। हाँ जी, तो आपको जब मैं ये नोट्स सेंड करूँगा तो उस नोट्स के साथ ये सवाल भी आ जाएगा आपके पास। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को क्या आप लोग अकेले अभी बना सकते हैं क्या बिना मेरे बताए? बिल्कुल बना सकते हैं, ट्राई तो करिए, श्योरली बनेगा। आपको बोलता है आयरन का रिंग 8 सेंटीमीटर का मीन डायमीटर है। 8 सेंटीमीटर का उस रिंग का ओवरऑल डायमीटर आपको दे रखा है क्वेश्चन में। कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। चलिए पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर कहानी समझ में आ जाएगी कि बोल क्या रहा है। ऐसा रिंग है, ठीक। तो आपको यहां से यहां तक का टोटल डायामीटर या मीन डायामीटर जो है वो गिवन है। कितने का? ये डायामीटर है 8 सेंटीमीटर का। समझ गए हम लोग बात को, ठीक है। इज मेड अप ऑफ अ राउंड आयरन डायामीटर 1 सेंटीमीटर। अब ये जो एक और डायामीटर दिया वो कहाँ का दिया? वो आपको थिकनेस दिया है बेसिकली, यहाँ का इस पोर्शन के अंदर का थिकनेस दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस कितना दिया है? ये भी 1 सेंटीमीटर का दिया है, ठीक है। और बोलता है कि परमिबिलिटी जो है वो 900 का है, ठीक। तो परमिबिलिटी म्यू आर की वैल्यू आपको 900 दे रखा है, ओके। हैज एन एयर गैप ऑफ 2 मिलीमीटर वाइड। तो एयर गैप कितने का दिया? यहाँ से कट कर दो कोई भी एक सेक्शन, यहाँ से यहाँ तक का एयर गैप जो है वो कितने का दिया? 2 मिलीमीटर। ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है बट ठीक है, मान लीजिए 2 मिलीमीटर। ये लेंथ दे दिया आपको, लेंथ ऑफ गैप। फिर बोलता है इट कंसिस्ट ऑफ वाइंडिंग विथ 400 टन्स, 400 टन्स, और इसके अंदर जो सप्लाई करंट आ रही है वो 3.5 एम्पियर की आ रही है। इतना डेटा तो दे रखा है। इससे अब देखिए कितना चीज़ पूछा है आपको, क्या क्या पूछता है। तो सोल्यूशन में गिवन डेटा लिखने की जरूरत हो सकती है, आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं उस गिवन डेटा को। चलिए तो इसको मैं ऐसे बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं ताकि डेटा भाग ना जाए इसके अंदर से, और जल्दी से गिवन डेटा लिख लेते हैं हम लोग तुरंत। सो व्हाट इज आवर गिवन डेटा? तो गिवन डेटा में भाई डायमीटर d, जिससे लेंथ निकालोगे आप कितना है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये लेंथ और एरिया का कैलकुलेशन आप गिवन में ही कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। उधर क्या है? दूसरा डायमीटर है, डायमीटर D2, इसकी लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ गैप दिया हुआ है। एयर गैप का लेंथ कितना है? बोलता है 2 मिलीमीटर है, तो 2 × 10⁻³ मीटर्स। बाकी डेटा सही फॉर्मेट में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, टोटल लेंथ भी यहीं फाइंड कर लेते हैं। टोटल लेंथ है, आगे चल के वैसे भी रिलक्टेंस तो पूछा ही होगा ना, वो देखो टोटल रिलक्टेंस तो पूछा ही है, तो हमको लेंथ वेंथ तो चाहिए ही वैसे भी, तो अभी से ही अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। 2 मीडियम दिख रहा है तो 2 रिलक्टेंस होगा, और दोनों का सम करके टोटल रिलक्टेंस बनाएंगे हम लोग, ठीक। लेट अस फाइंड द टोटल लेंथ। दिस इज इक्वल्स टू पाई इंटू डी, यानी कि पाई इंटू 8 × 10⁻²। सो देयरफॉर द टोटल लेंथ इज हाउ मच? चलिए कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज पाई इंटू 8 × 10⁻³ पाई डी 0.0251 मीटर्स। ये आ गया मेरे पास कि भाई टोटल लेंथ जो है पूरी रिंग का इतना है। अब इसमें से 2 मिलीमीटर माइनस कर दूंगा तो कोर की लेंथ भी आ जाएगी, या जिसको आयरन की लेंथ हम लोग बोल रहे हैं। लेंथ ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू
0.0251 माइनस 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, अब बताइए लेंथ ऑफ आयरन कितना आ गया? 0.0251 माइनस 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई 0.0231 मीटर्स। ये किसकी वैल्यू आई? लेंथ ऑफ आयरन की वैल्यू आ गई। वैसे ही एरिया भी जरा फाइंड कर लेते हैं इस तरफ। लेंथ और एरिया का ही मेन खेल है पूरा। अगर ये आप निकाल पा रहे हैं ना किसी क्वेश्चन में, तो अपने आप बाकी का डेटा आपसे बन जाएगा। बाकी में कोई टेंशन नहीं होगी आपको। दिक्कत बस इसी में है कि आप लेंथ और एरिया निकाल लीजिए। चलिए एरिया ऑफ आयरन फाइंड करते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग? πd²/4। तो यानी कि पाई, डायमीटर कितना होगा? एरिया के लिए कौन सा डायमीटर यूज करेंगे? थिकनेस का डायमीटर यूज करेंगे। ओवरऑल डायमीटर क्यों निकालते हैं? ताकि सरकमफरेंस बता सकें, मीन लेंथ कैलकुलेट कर सकें। उसके लिए हमको अभी फिलहाल क्या चाहिए? एरिया चाहिए। एरिया का मतलब पूरा फुल फॉर्म बोलो, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? हमेशा किसी मटेरियल की थिकनेस के आधार पर बताया जाता है, उसको क्रॉस सेक्शन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब डायमीटर वहां यूज करोगे तो थिकनेस का डायमीटर यूज करिएगा, ना कि सरकमफरेंस का डायमीटर। इसलिए हम लोग वहां पे 1 यूज कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट? दिस इज 1 इंटू 10⁻⁻²। तो पाई डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। चलिए पुट करते हैं। दिस इज पाई इंटू 1 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर अपॉन 4। तो देखिए ये वैल्यू भी मेरे पास कितनी आ गई? एरिया ऑफ आयरन जितना होगा उतना ही एरिया ऑफ गैप होगा, क्योंकि सवाल में कहीं पे भी ये नहीं बोला फ्रिंजिंग है। सवाल पे कहीं पे भी ये नहीं बोला कि फ्रिंजिंग है। तो क्वेश्चन में आ गया मेरे पास 0.4 बार 0, फिर 785 1 2 3 4। ठीक है, 785 मीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू? एरिया की वैल्यू। किसका एरिया? आयरन का और गैप का, दोनों का एरिया आ गया अपने पास। ठीक है, चलिए लेंथ और एरिया आ गया ना। अब यहां से शुरुआत करते हैं अपने आंसर्स लाने का। अब बैक टू बैक जल्दी जल्दी आंसर्स पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहले रिलक्टेंस निकाल लेते हैं, फिर मैग्नेटोमोटिव फोर्स पे आएंगे। क्वेश्चन के सीक्वेंस पे जाना जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से अपना सीक्वेंस बना सकते हो। मैग्नेटोमोटिव फोर्स पूछा, उसके लिए वैसे भी रिलक्टेंस चाहिए आपको, है ना। और वैसे रिलक्टेंस के बिना भी आप बता सकते हो NI करके। N दिया हुआ है, I दिया हुआ है, MF = NI होता है। 400 इंटू 3.5 कर दीजिए, वैसे भी आ जाएगा। तो चलिए आप चाहें तो उसको भी पहले बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये डेटा नहीं दिया होता तो रिलक्टेंस निकालना मजबूरी होती। तो जिस सीक्वेंस से पूछा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट अस स्टार्ट विथ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो हमको पता है कि MF बराबर NI होता है। MMF = NI। सो दिस इज इक्वल टू 400 इंटू 3.5। बन गया ये तो यहीं पर 400 इंटू 3.5। ये डेटा आ गया 1400। सो आवर मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज 1400 एम्पियर टन। कंप्लीट पहला पार्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बोलता है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिलक्टेंस। यही मेन है। अच्छा, रिलक्टेंस कैसे निकालेंगे? तरीका पता है आपको? रिलक्टेंस निकालने के लिए आपको इस बार 3 मीडियम दिया हुआ है ना, तो आप लिखेंगे S टोटल इज इक्वल्स टू S ऑफ आयरन, 2 मीडियम है सॉरी, प्लस रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप। रिलक्टेंस ऑफ आयरन प्लस रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप मतलब S टोटल इज इक्वल टू, आप लिखेंगे लेंथ ऑफ आयरन, एरिया ऑफ आयरन, म्यू नॉट म्यू आर ऑफ आयरन, प्लस लेंथ ऑफ गैप अपॉन एरिया ऑफ गैप, म्यू नॉट म्यू आर ऑफ एयर गैप। समझ गए फॉर्मूला? अब आप समझ गए कि टेक्निक क्या है। सॉल्व ऐसे करना है आपको। मैक्सिमम टाइम बच्चे क्या गलती कर देते हैं पता है? कि वो लेंथ का टोटल कर देंगे, एरिया का टोटल कर देंगे, म्यू आर का टोटल कर देंगे, और ऐसे लिख देंगे कि S टोटल इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ अपॉन टोटल एरिया इंटू म्यू नॉट टोटल इंटू म्यू आर टोटल। ये तरीका गलत है, ऐसा मत सॉल्व करिएगा, मिस्टेक हो जाएगा इससे आपका आंसर जो है वो गलत ही आएगा। कोइंसिडेंटली एक आध बार कभी सही आया तो है, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में वो रॉन्ग आंसर देगा। वो तरीका ही गलत है असल में। ठीक है, क्योंकि आपको दोनों की म्यू नॉट और दोनों की म्यू आर अलग अलग कंसिडर करनी है ना, दोनों मटेरियली डिफरेंट है, तो उसको कैसे आप ऐसे जोड़ सकते हैं? खैर चलिए, तो अब आपके पास पूरा डेटा अवेलेबल है, पुट कर दीजिए। आप लिखेंगे S टोटल इज इक्वल टू, इस बार कॉमन निकाल लेते हैं, एरिया और म्यू नॉट को कॉमन निकाल देता हूं मैं। तो 1 अपॉन 0.4 टाइम्स ऑफ 0 785
इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, एरिया और म्यू नॉट को कॉमन निकाल दिया। अब अंदर क्या लिखना चाहिए हमको? अब अंदर लिखना चाहिए लेंथ ऑफ आयरन। आयरन का लेंथ कितना है? आयरन का लेंथ है 0.0231, 0.0231 डिवाइडेड बाय इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 600 है या क्या है? 900 है। ओके सॉरी, तो डिवाइडेड बाय 600 की जगह ये 900 हो जाएगा। 900 प्लस एयर गैप का लेंथ कितना है? 2 मिलीमीटर का, डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ एयर गैप। रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी है? 1 होती है। अब सॉल्व करते हैं इसको। सो दिस विल बी 1 अपॉन 0.4 बार 0 785 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इन डेटा के साथ, तो ये हो जाएगा 0.0231 डिवाइडेड बाई 900 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, देखिए बड़ी सी वैल्यू रिलक्टेंस की आ रही होगी। इसीलिए एक चीज़ का जरूर से आप ध्यान दीजिएगा कि सभी चीज़ों को मैंने 3 डेसिमल प्लेस मिनिमम लिया है। 3 से 4 डेसिमल प्लेस ले लो चल जाएगा, 3 से कम डेसिमल प्लेस मत लीजिएगा, नहीं तो आंसर में बड़ा वेरिएशन आ जाएगा। तो जब जब आपका आंसर ऐसा बहुत ज़्यादा वेरी करे ना, तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि सारा डेटा प्रॉपर डेसिमल प्लेस में है या नहीं है। ये होना बहुत ज़रूरी है। सो द वैल्यू ऑफ एस टोटल शुड बी 20534 704.6532 एम्पियर टर्न्स पर वेबर। एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आप देख लीजिएगा कि कहीं पे कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहा है। बड़ा चेंज आ रहा होगा तो गड़बड़ है, डेसिमल के बाद का चेंज होगा तो एक बार फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन इधर अगर डेटा चेंज हो गया तो एग्जामिनर कट कर देगा आपके आंसर को, ये ध्यान रखिएगा। तो उनके पास बहुत वेरिएशन नहीं रहता है, उनके पास एक ही आंसर रहता है, वो उसी को देख के आपकी शीट चेक कर रहे होते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करिएगा, नहीं तो वो लोग काट देते हैं। आंसर से आंसर मिलाएंगे वो लोग, अपनी शीट का आंसर और आपकी शीट का आंसर देखेंगे, अंतर दिखा काट देंगे वो लोग, उनको इतना टाइम नहीं रहता है। ठीक है, तो हमको एकदम परफेक्टली सॉल्व करना है, एकदम बिना कोई मिस्टेक के। तो ये हो गया रिलक्टेंस, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और क्या पूछा? टोटल फ्लक्स पूछा ना। टोटल फ्लक्स तो हमको पता है कि एमएमएफ बराबर फाई एस होता है, तो फाई इज इक्वल्स टू एमएमएफ बराबर एस। बना सकते हैं टोटल फ्लक्स हम लोग इसी तरीके से, यही कर दीजिए थर्ड पॉइंट पे। तीसरे वाले पॉइंट पर आप टोटल फ्लक्स ऐसे ही निकाल लीजिए। सो देयरफॉर फाई इज इक्वल्स टू, मैग्नेटोमोटिव फोर्स कितना है? 1400, तो फाई इज इक्वल्स टू 1400 डिवाइडेड बाई ये जो बड़ी सी वैल्यू आई है रिलक्टेंस की, वो लिख दीजिए। क्या वैल्यू आई है? 205 34 704, 205 34 704 पॉइंट समथिंग 653। ओके, 0.653। चलिए डिवाइड करते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आती है। तो 1400 डिवाइडेड बाई 20534.704.653, ये वैल्यू फ्लक्स की आ गई मेरे पास। इसको आप मिली वेबर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 0.1234681 वेबर। एकदम फटाफट से जल्दी जल्दी से आपसे बनने लग जाएगा, एकदम मस्त से आपसे देखिए क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनने लग जाएगा। अब आपको क्या पूछता है? फ्लक्स डेंसिटी इन द रिंग, आखिरी पॉइंट है ये। चौथा पॉइंट आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ दें क्या? ये तो अब आप लोग बना लेंगे। फ्लक्स डेंसिटी ऑफ रिंग, फॉर्मूला आपको पता ही है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द रिंग इस क्वेश्चन का कितना आता है आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये तो थे कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस ऑन सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। अभी एक वैरायटी का क्वेश्चन और बताना बचा है, दैट इज द थर्ड वैरायटी, जो रेयरली पूछता है एग्जामिनेशन में, बट अगर कभी पूछ लिया तो आपसे बनना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन रहता है, बड़ा क्वेश्चन रहता है वो भी। तो फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द रिंग जो है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
ठीक है, इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आप से अब बन गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। बना लेंगे आज ही के आज। अगर ये पूरा वीडियो आपने अभी कंप्लीट कर लिया तो आज ही के आज आप और भी बुक्स उठाइए और बुक से फटाफट से क्वेश्चन लगा करके देखिए, आपसे सवाल अभी बन रहे होंगे, मज़ा आएगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और अच्छा बूस्टअप हो जाएगा। तो ये वीडियो आज का अब यहीं पर मैं एंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगला मॉड्यूल जो शुरू होने वाला है अब आपका अगले 1 या 2 दिन के भीतर, अब ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट हो जाएगा, तो मज़ा आएगा, मस्त तरीके से इस बार ट्रांसफॉर्मर जो है उसको कंप्लीट करेंगे। सो टेक केयर एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। जय हिंद।